Mendel's third law, law of independent assortment। हमने बताया भी पिछले वीडियो में, हम बताए हैं कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर आधारित है। तो हम अगर जो इसको समझ लेते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी सेम है। अगर तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझे रहेंगे तो वही चीज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी एक्सप्लेन करना है। क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है टू अल्टरनेटिव कैरेक्टर को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड वेलो सीड, और इसका क्रॉस कराते हैं रिंकलेड एंड ग्रीन सीड। अब इसकी जो जीनोटाइप होगा, राउंड के लिए कैपिटल आर और वेलो के लिए कैपिटल वाई, और इसका स्मॉल लेटर रिसेसिव के नाते कर देंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये पेरेंट हो गए और ये इसका जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप। अब इससे जो गैमेट बनेंगे वो गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इससे जो गैमेट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हो गए आपके गैमेट। अब इनका जो है फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट का, एक इसमें मेल मान लो और दूसरे को फीमेल मान लो, तो ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1। और ये होगा राउंड एंड वेलो, राउंड एंड वेलो, ये F1 जनरेशन हो गया। अब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। अब इससे जो गैमेट बनेगा वो 4 टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इससे भी 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके सामने ये डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये प्रत्येक के सामने जो है ऐसे लाइन खींच देते हैं। ये गैमेट हो गए। अब ये वाला गैमेट अगर जिस गैमेट से मिला तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये होगा राउंड वेलो, राउंड वेलो। अब ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर तो है तो ये राउंड तो हो जाएगा, लेकिन यहां कोई भी कैपिटल वाई नहीं है। एक भी अगर कैपिटल वाई रहता तो ये वही वेलो हो जाता, लेकिन दोनों वाई जो है स्मॉल वाई है, अर्थात रिसेसिव जीन है, तो इसलिए रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा यानी ग्रीन होगा।
तो ये राउंड ग्रीन हो जाएगा। अब ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ओ हो गलती हो गया। यहाँ जो है ये इससे जो है हमने जोड़ दिया, यहाँ पर एक कैपिटल वाई आएगा ना, ये वाला कैपिटल वाई है ना, हाँ, तो ये वेलो हो जाएगा। ये हम इससे जो है जोड़ दिए थे, वेलो हो जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा जो है ये ऐसे जो है, अब ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये हो जाएगा राउंड वेलो। ये वाला इससे मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा राउंड वेलो। अब ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड वेलो। ये वाला इससे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये राउंड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक भी कैपिटल वाई नहीं है इसलिए वेलो नहीं होगा। दोनों जो है होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव जीन है, और जो रिसेसिव जीन जब दोनों रहेंगे होमोजाइगस कंडीशन में तो ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, तो ये हो जाएगा ग्रीन। ये वाला जब इससे मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड वेलो होगा। ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ एक भी कैपिटल आर यानी कि डोमिनेंट जीन है तो ये राउंड तो हो जाएगा। अगर यहाँ भी अगर स्मॉल आर रहता तो रिंकलेट हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि एक भी रहेगा तो चूंकि ये डोमिनेंट जीन है इसलिए इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा, और यहाँ दोनों जो है रिसेसिव है तो इसलिए ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर ग्रीन जो है एक्सप्रेस करेगा। फिर ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड वेलो। ये इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड वेलो। स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ देखने की बात है कि ये वेलो तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक भी कैपिटल आर नहीं है तो इसलिए ये रिंकलेड होगा और वेलो हो जाएगा। ये इससे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकलेड और वेलो हो जाएगा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड वेलो। इस कैपिटल आर स्मॉल वाई तो ये कैपिटल आर के नाते ये राउंड तो हो जाएगा, और स्मॉल वाई है यहाँ एक भी कैपिटल वाई नहीं है तो ये ग्रीन हो जाएगा, राउंड ग्रीन। ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी ये स्मॉल एक भी कैपिटल आर नहीं है तो ये रिंकलेड हो जाएगा, और एक कैपिटल वाई है तो ये वेलो हो जाएगा, और इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकलेड होगा,
और ग्रीन हो जाएगा। ये F2 जनरेशन है। तो इसमें आप अगर जो इसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो 9 जो है आपका आएगा राउंड वेलो, 3 आएगा राउंड ग्रीन, गिन करके इसमें से देख लीजिएगा, और 3 आएगा रिंकलेड वेलो, और 1 आएगा रिंकलेड ग्रीन। तो 9:3:3:1 ये इनका फिनोटिपिक रेशियो है, ये फिनोटाइप है, फिनोटाइप या फिनोटिपिक रेशियो है। और इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो बहुत लंबा होगा। इसको ऐसे याद कर लेंगे आप लोग, 122, 412, 121, ऐसे याद करने में आसानी होगी। यानी 1:2:4:1:1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का हमने जो है दिया कि यहाँ 2 अल्टरनेटिव कैरेक्टर लिया गया है, राउंड और वेलो, और उसका अल्टरनेटिव है रिंकलेड और ग्रीन। ये दोनों रिसेसिव है और ये दोनों डोमिनेंट हैं। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस पर जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि यहाँ देखो F1 जनरेशन में केवल राउंड और वेलो दिखाई देते हैं और रिंकलेड और ग्रीन दिखाई नहीं देते हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनका इनहेरिटेंस यानी अगली पीढ़ी में वो इंडिपेंडेंट रूप से जाते हैं। अर्थात यहाँ ये देखने को मिलता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि राउंड हमेशा वेलो के साथ रहे, राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है और रिंकलेड वेलो के साथ जा सकता है। अर्थात कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन असॉर्टमेंट करते हैं वो इंडिपेंडेंट करते हैं। इसी नाते इस लॉ को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को फुल्ली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट से हमसे कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बीच में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब कुछ मेंडल के नियम से, जो तीनों नियम हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो है एक्सेप्शनल केस हैं। अब उसको अध्ययन हम लोग करेंगे। तो पहला इसमें है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसका सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल है मीरा बिलिस लापा, इसको कहते हैं 4 o'clock या एंटीनम माजूस स्नैपड्रैगन। ये जो प्लांट होते हैं इनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। इनमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। रेड को जो है हम कैपिटल आर से कर दे रहे हैं, वाइट को स्मॉल आर से। ये पेरेंट पीढ़ी हो गया P1,
ये जीनोटाइप इसका हो गया। अब इससे जो गैमिट बनेंगे कैपिटल आर और इससे स्मॉल आर, ये हो गए गैमिट। तो मेंडल के नियम के अनुसार इसको रेड कलर होना चाहिए था, लेकिन ये जो है पिंक होता है। ये पिंक कलर यानी गुलाबी रंग का हो जाता है। ये F1 जनरेशन है, यानी ये कैरेक्टर इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स के जो है इंटरमीडिएट कलर आ जाता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। इसमें भी एक जो है हम मेल ले लेंगे और फीमेल, इसको ध्यान में रखेंगे। अब ये हो जाएगा रेड, ये हो जाएगा पिंक, ये भी पिंक, और ये वाइट, ये F2 जनरेशन। अब यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं कि इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। ये भी 1:2:1 होगा, ये भी 1:2:1 होगा। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। तो ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट जो मेंडल्स डोमिनेंस लॉ का डेविएशन है, एक्सेप्ट अपवाद है, वो को डोमिनेंस है। अब इसमें क्या होता है कि दो जीन के एलील जो है जब साथ साथ रहते हैं, एक ही जीन के दो एलील जब साथ साथ रहते हैं, तो दोनों अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर कराते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से दबते नहीं हैं। तो इस प्रक्रिया को को डोमिनेंस कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ABO ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, इसके लिए जो एक ही जीन के 3 रूप होते हैं जिन्हें हम एलील कहते हैं, IA, IB, I0 या स्मॉल I। एक ही जीन के ये 3 फॉर्म हैं, म्यूटेशन के द्वारा बनते हैं। जब जीन में म्यूटेशन होता है इनको एलील कहते हैं, इनको एलील कहा जाता है। और जो कैरेक्टर ये निर्धारित करते हैं तो एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। तो अगर ये I0 जो है ये रिसेसिव होता है, और ये दोनों IA और IB डोमिनेंट होते हैं, और ये दोनों जो है इसके ऊपर डोमिनेंट होते हैं। और ह्यूमन में जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि कोई दो जो है, क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है, कोई दो जो है इसमें से एलील जो है ह्यूमन में रहता है। और अगर ये IA और IB एक साथ रहेंगे तो ये दोनों ही अपना कैरेक्टर जो है वो प्रकट करेंगे, अपीयरेंस देंगे। तो हम थोड़ा सा चार्ट के द्वारा इसको आप लोगों को समझा देते हैं। पेरेंट फर्स्ट
एलील। parent, second allele, genotype of offspring, blood group of offspring। पेरेंट फर्स्ट सेकंड का मतलब कि एक को जो है हस्बैंड मान लो, एक को वाइफ मान लो, यानी एक को फादर मान लो, ये फादर कर दो और ये मदर कर दो। अब अगर ये एलील आई ए है और यहां आई ए है, तो इसका जो है जीनोटाइप होगा आई ए और ये ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर यहाँ आई ए है और यहाँ आई जीरो है, तो ये जीनोटाइप होगा आई जीरो। तो मैं पहले ही बताया कि आई जीरो के ऊपर आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी, तो आई ए इस पर डोमिनेंट होगा, तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा। आई जीरो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है आई बी, तो ये आई बी यह बी ग्रुप होगा। आई बी आई जीरो। अब चूंकि आई जीरो इधर भी हो सकता है, आई ए इधर भी हो सकता है, तो सेम रिजल्ट आएगा, या आई जीरो इधर भी हो जाए, आई बी इधर हो जाए, तो सेम रिजल्ट आएगा। इससे रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई अंतर नहीं आता है। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब हम बता दें आप लोगों को कि अगर जो एक एक्सपेरिमेंट में आपने डार्फ प्लांट को जो है फीमेल किया है और टाल प्लांट को मेल किया है, तो दूसरे प्रयोग में अगर जो टाल प्लांट को फीमेल कर दो और डार्फ प्लांट को मेल कर दो, तो रिजल्ट में कोई जो है अंतर नहीं आता है। इसी को रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं। ये बी ग्रुप का होगा। अब उसके बाद से एक है आई ए आई बी, तो ये आई ए आई बी या ए बी ग्रुप हो जाएगा। और आई जीरो आई जीरो, तो यह जो है ओ ग्रुप का हो जाएगा। कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, दोनों रिसेसिव है। तो यानी हमने देखा कि ब्लड ग्रुप केवल 4 हैं। ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है और ए बी और ओ। तो ब्लड ग्रुप केवल 4 होते हैं ह्यूमन बीइंग में, और जीनोटाइप देख लो तो 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 जीनोटाइप होते हैं। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो मैं जानता हूं कि ये चार्ट देख करके पूरी बात आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में। टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कस किया जाएगा जब किसी प्लांट का हमें जीनोटाइप पता करना है, जीनोटाइप कि वह कैरेक्टर जो है प्योर है और
हाइब्रिड है, अर्थात प्योर को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ये पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, और किसी भी प्लांट का टेस्ट क्रॉस उसके प्योर रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, प्योर रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है। जैसे प्लांट हाइट को ले लें तो प्योर रिसेसिव पेरेंट जो है वो डॉर्फ होता है, ये डॉर्फ प्लांट है। अब इससे जो है जो ऑफ स्प्रिंग हुई है तो उसका क्रॉस कराया जाए। जैसे सपोज कर लो कि ये क्रॉस कराने के बाद ये टाल हो गया, ये पेरेंट फील्ड, और इसका क्रॉस जब इससे कराया जाए तो इसी को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब जो F1 प्लांट आया या F2 प्लांट आया वो प्योर है या हाइब्रिड है, होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब जैसे ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसको पता लगाने के लिए अब हम देखते हैं कि एक पहले कंडीशन में हम टाल प्लांट को लेते हैं और इसका क्रॉस इससे कराते हैं। तो हम देखते हैं कि सभी जो प्लांट की हाइट होती है वो टाल होती है, यानी 100% टाल आते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये जो टाल प्लांट हमने लिया है वो होमोजाइगस है, प्योर है, होमोजाइगस है, प्योर है। और दूसरा कंडीशन है कि हम टाल प्लांट ले लिए, हम ये नहीं जानते हैं कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, प्योर है कि हाइब्रिड है। तो इसका भी हम जो है प्योर रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट से कराते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसका तो केवल एक ही तरह का जो है गैमेट बनेगा, और इसका जो है वो 2 तरह का गैमेट बन जा रहा है। अगर ये वाला इससे मिला तो कैपिटल T स्मॉल t, ये वाला इसे स्मॉल t, यानी इसमें 50% जो है टाल हुए और 50% ड्वार्फ हुए। तो इससे ये जीनोटाइप का पता चल जाता है कि पहले जो एक्सपेरिमेंट हमने कराया था वो जो टाल प्लांट था वो होमोजाइगस था, प्योर था, और जो दूसरा वाला टाल प्लांट था वो हाइब्रिड था और हेट्रोजाइगस कंडीशन था। अब नेक्स्ट हम प्लियोट्रॉपी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे प्लियोट्रॉपी के बारे में। यह एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही जीन जब कई कैरेक्टर को, कई मेटाबॉलिज्म पाथवे को डिस्टर्ब कर देता है, कई कैरेक्टर को डिस्टर्ब करता है सिंगल जीन, तो इस घटना को, इसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं और इस घटना को प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे एक डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह एक मेटाबॉलिज्म पाथवे में एक जीन के म्यूटेशन हो जाने से होता है। उस जीन के म्यूटेशन हो जाने से जो पहले वाला जीन था वो फेनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम बनाता है, और उसके म्यूटेशन हो जाने से फेनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। और जब ये एंजाइम का निर्माण नहीं होता है तो आगे का जो है जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो ब्रेक कर जाता है, और इससे जो सफरिंग पर्सन होते हैं या उनका मेंटल रिटार्डेशन होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन के साथ साथ इसमें स्किन और हेयर का कलरेशन भी जो है प्रभावित हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। तो इस घटना को हम प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऐसे जीन को जो है प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। अब अगला हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे।
तो प्लियोट्रॉपी घटना में हमने बताया था कि एक जीन कई कैरेक्टर को जो है गवर्न करता है, और यहाँ कई जीन मिल करके एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। ठीक उसका उल्टा, वहाँ एक जीन कई कैरेक्टर को गवर्न करता था, यहाँ कई जीन मिल करके एक कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, जिसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे ह्यूमन में स्किन का कलरेशन ले लें तो इसके लिए 3 जीन्स जो जिम्मेदार होते हैं, ए, बी और सी, और इसका रिसेसिव होता है ए, बी और सी। अब कोई जो कैपिटल जीन होगा, डोमिनेंट जीन होगा, वो जो है डार्क कलर के लिए जो है ये होता है, तो डार्क के लिए ए, इसका जो जीनोटाइप होगा वो और लाइट कलर का अब इससे जो गैमेट बनेंगे ए, बी, सी, और इससे जो गैमेट बनेंगे ए, बी, सी, ये हो गए गैमेट, और ये जीनोटाइप। डार्क कलर ऑफ स्किन, लाइट कलर ऑफ स्किन, ये होगा, ये गैमेट तो हो ही गए, लिख दिए हैं। ये होगा ए, बी, बी, सी। ये इंटरमीडिएट कलर का होगा, इंटरमीडिएट कलर। अब इसमें अगर डोमिनेंट एलील की संख्या बढ़ती है तो क्रमशः जो है डार्कनेस बढ़ता जाएगा, इंटरमीडिएट से थोड़ा और डार्क हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि ये कंडीशन आ जाए तो इससे थोड़ा सा अधिक डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल जीन की मात्रा बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, जैसे अगर जो इस तरह से हो जाए ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो ये इंटरमीडिएट से थोड़ा सा ये और लाइट कलर का हो जाएगा। तो यानी ये जीन की क्वांटिटी पर, एलील की क्वांटिटी पर कौन वाला एलील है, डोमिनेंट वाला है कि रिसेसिव वाला है, उस पर मात्रात्मक जो है, इस पर जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस निर्भर करता है। तो मैं समझ गया हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जो ये इसके बाद जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में होगा। तो इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगले वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।